दिल्ली में आज भी धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ धुंध छाई है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है और दिल्ली के कई इलाकों में अंधेरा इस वक्त भी छाया हुआ है। आज से दिल्ली में जो सख्त नियम लागू हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पर धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से घना कोहरा, घना अंधेरा छाया हुआ। और आज भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। ये 6 जगहों की तस्वीरें आपके सामने है। जेएलएन स्टेडियम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर भी घना कोहरा के। नजफगढ़ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कश्मीरी गेट की तस्वीर है, आरके पुरम, आनंद विहार और धौला कुआं, ये 6 तस्वीर है। प्रदूषण बेहिसाब और इसका इलाज क्या है सरकार के पास, अब यही सवाल है। और इसके बीच में ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप धुंध की चादर से लिपटा हुआ ये पूरा इलाका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेएलएन स्टेडियम है ये, नजफगढ़ का इलाका है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनको परेशानी का सामना जाहिर सी बातें करना पड़ रहा होगा। कश्मीरी गेट, आरके पुरम, आनंद विहार और धौला कुआं। प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में आज से बढ़ी सख्ती। ये बड़ी जानकारी आपको हम दें कि दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 वाहनों के अलावा किसी की भी एंट्री आज से नहीं होगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच होगी और इस सघन जांच के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात रहेंगी अलग अलग इलाकों में। आज से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा और सीएनजी भी नहीं मिलेगी गाड़ियों को। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग की टीम तैनात लगातार रहेगी। दिल्ली में आज से निर्माण कार्यों का सामान लाने वाले जो वाहन हैं उन पर भी रोक है और आज से ही सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक सख्त कदम उठाया। दिल्ली के अंदर जिसके पास अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको पेट्रोल और डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ ग्रेफ 4 जो है वो लगाया गया। इस समय बसंत कुंज इलाके में है और यहाँ पर भी देखिए जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो चेक करा रहे हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ पोल्यूशन कम करने को लेकर, जो है गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन जिसके पास नहीं होगा उस पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, कोई ना कोई तो कदम उठाना था, तो उनमें से एक कदम ये है, तो बाकी और चीजें भी इनको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार इसी पर इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीर और वहां का हाल वो बयां करेंगे। उज्जवल, अपने आसपास की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए आज क्या है स्तर पोल्यूशन का यहाँ। बिल्कुल, देखिए आज भी दिल्ली के जो हालात हैं वो देखिए काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज भी दिल्ली के जो पूरी तरीके से हवा है उसमें जहर घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सरकार के ऑफिशियल डाटा की बात करेंगे तो एक बार मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि दिल्ली का ओवरऑल AQI 358 है, जो कि रेड जोन में है। इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए लगातार जो है इसमें जो है रेड जोन में ही दिल्ली दिखाई दे रही है बीते कई दिनों से। और देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और मैं एक बार ये कहूँगा कि दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें धुंध की और स्मॉग की जो सफ़ेद मोटी चादर है वो इस वक्त दिल्ली के जो है अंदर पूरी तरीके से छाई हुई है। सामने इंडिया गेट है लेकिन वो भी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बिल्कुल धुंधला पड़ता हुआ इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। मोटी स्मॉग की जो चादर है वो पूरी तरीके से छा रखी है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे तो लोग अपनी जो गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं वो जलाकर चल रहे हैं ताकि वो जो विजिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से देख सके। और यही हाल जो है वो दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों का है कि बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त नियम आज से लागू किए गए हैं, जिसके तहत आज दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास वैलिड PUC नहीं होगा उनको दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा और इसके साथ ही उनको CNG भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो BS6 के जो व्हीकल्स हैं उससे नीचे के
उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में देखिए ये जो फैसला है कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है लोगों के ऊपर, क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के बाहर से एनसीआर से दिल्ली के अंदर आते हैं और अपने काम काज जो है उनका वो दिल्ली के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए जो एसेंशियल्स जो है चीज़ें हैं उसको इसके अंदर जो है वो छूट दी गई है। इसके अलावा जो मटेरियल लाने वाले जो तमाम वाहन हैं उनके ऊपर भी जो है वो पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से देखिए जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कितनी जो टीमें हैं वो लगभग जो है वो तैनात की जाएंगी। देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार जो दिल्ली के अंदर जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वो तकरीबन 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 37 प्रखर वैन जो है वो तैनात रहेंगी। इसी के साथ जो है 580 जो पुलिसकर्मी हैं वो दिल्ली के जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात रहेंगे। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो तैनातगी रहेगी और इसके अलावा जो पीयूसी जो जांच होगी, जो गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी वहां पर एक खास किस्म के कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ANPR ये जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज होते हैं। जो भी गाड़ी अब जो है वो पेट्रोल देने के लिए जाएगी तो वहाँ पर वो कैमरा इंस्टॉल होगा। उसके बाद वो गाड़ी का कैमरे से जो है कैमरे से उस गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद अगर उसके पास पीयूसी नहीं होगा तो एक किस्म का जो अनाउंसमेंट है वो पूरे पेट्रोल पंप पर होने लग जाएगा, जिसके बाद पता लग जाएगा कि उस गाड़ी के पास वैलिड पीयूसी नहीं है, तो उसके बाद उसको वहां पर पेट्रोल या डीजल या सीएनजी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम प्रयास कर रही है कि दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसको कम किया जा सके और इसी के तहत जो है आज से कई कड़े नियम दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है उज्जवल, गैस चैम्बर पूरी राजधानी बनी हुई है, पूरा दिल्ली एनसीआर बना हुआ है, लेकिन जो एक्शन प्लान तैयार किया गया कि उसका असर कितना दिखाई देगा, पॉल्यूशन में कितनी कमी होगी, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब जिंदगी छीन रहा के प्रदूषण, ये हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की एक रिपोर्ट है जो बेहद चौंकाने वाली है। 2023 में वायु प्रदूषण से देश में 20 लाख से ज्यादा मौत हुई है और हर महीने इसका औसतन जो निकाला गया वो 1,67,000 लोगों की जान चली गई पॉल्यूशन की वजह से। हर दिन औसतन 5,556 लोगों की जान चली जाती है और हर घंटे करीब 231 लोग काल के गाल में समाते हैं और हर मिनट का यह आंकड़ा है कि 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। हर 15 सेकंड में अगर आप देखेंगे तो एक इंसान की जिंदगी खत्म हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। ये जो द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है और इसीलिए जो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहां पर लोग ये बता रहे हैं कि उनकी जान पर बनाई है जो हालात यहां बने हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें कि दिल्ली में प्रदूषण पर आज संसद में भी चर्चा होने वाली है। लोकसभा से वीबीजी रामजी बिल पास होने के बाद चर्चा होगी और संसद में दिल्ली के प्रदूषण पर 4 घंटे चर्चा के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगी और बीजेपी से बासुरी स्वराज, निशिकांत दुबे सरकार का पक्ष रखेंगे प्रदूषण के मुद्दे को लेकर। दिल्ली के प्रदूषण पर देश के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो जवाब देंगे। अब उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है, क्या कहा जाता है, उस पर भी पूरे देश की, खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों की निगाहें हैं। और आज फिर विकसित भारत जी रामजी बिल पर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं क्योंकि आज लोकसभा से पास होगा विकसित भारत जी रामजी बिल और इस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कल देर रात तक लोकसभा में बिल पर चर्चा हुई, आप ये जानते हैं, और आज लोकसभा में जवाब देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा में आज पेश किया जा सकता है विकसित भारत जी रामजी बिल। नए बिल के खिलाफ संसद भवन में विपक्ष प्रदर्शन करेगा। विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है, सवाल उठा रहा है और आज भी संसद भवन परिसर में विपक्ष का हंगामा देखने के लिए मिलेगा। वहां पर विरोध दर्ज किया जाएगा, प्रदर्शन होगा और संसद के अंदर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। इस बिल पर जब चर्चा होगी तो हंगामा होना तय है। एक महात्मा गांधी का नाम बिल में निकालने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको स्टॉप करो बोल के, रेस्टोर करना बोल के बोल दिया। इसीलिए बोला महात्मा गांधी नेम स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, उसका नाम निकाले तो वी विल टेक इट टू द विलेजेस एंड गली गली में, गांव में। इसके बारे में हम ये बीजेपी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ
प्रोग्राम करेगा। सरकार को जो विपक्ष के सुझाव आए हैं, जो मजदूरों के हितों की अनदेखी हो रही है, राज्यों पर जो भार डाला जा रहा है, जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनका जो मानदेय फिक्स करने की बात है, इन तमाम विषयों पर विपक्ष ने अपनी बात रखी है। मुझे भरोसा है कि सरकार ने सिर्फ नाम में उलझाने का काम किया है, नाम बदलने में उलझाने में काम किया है। कहीं ना कहीं भगवान राम के पीछे अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन मजदूर चाहता है कि उसको उसकी पसीने की कीमत मिले। नंबर एक हमने ये विरोध किया कि राज्यों पे आर्थिक भार बढ़ेगा। दूसरा, गांधी जी के नाम को हटाने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई अचानक से? क्या हो जाएगा इससे? ऐसा बार बार आप योजनाओं का नाम बदल के देश को भ्रमित कर रहे हो। नौजवान पीड़ित है इस देश के अंदर, गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं। और मजबूती से योजना की मॉनिटरिंग कैसे हो, इस योजना में भ्रष्टाचार कैसे मिटे, और सांसद को आप इसका जिले का चेयरमैन बनाएं, ये भी हमने डिमांड इसके अंदर रखी। और इस बिल का हमने विरोध किया। निश्चित रूप से विपक्ष इसके अंदर एकजुट है और सब लोगों ने इसका विरोध किया। ये संविधान का जो आर्टिकल 49 और 51A है, जिसके ऊपर की इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस कानून को पास करके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ये सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई योजना नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? इस देश में कोई उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है देखा है आपने? तो राष्ट्रपिता के नाम पर कैसे योजना होगी? और सबको पता है कि ये नरेगा जो है, ये भ्रष्टाचार का जो है एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूं। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले किया था और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए। तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। तो अपने नेताओं को बता देना जो आप विदेश घूमने गए हैं, आप यहाँ गांधी जी को याद करें, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। विकसित भारत जी राम जी, ये जो संशोधन विधेयक आया है, ये प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है कि गांव में मजदूर को पूरे साल काम मिले। मनरेगा में जो 100 दिन मिल रहा था, अब इस विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। इससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो एक 2047 तक विकसित भारत का था, वो पूर्ण होगा। अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर के अनंतनाग में तेंदुए का आतंक देखने को मिला, जहां एक आदमखोर तेंदुए ने 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम से लापता थी। जब घर वालों ने बच्ची को तलाशा तो घर से थोड़ी ही दूर उसकी लाश मिली। बच्ची की मौत की खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि तेंदुए को लेकर पहले से ही गांव वालों में दहशत का माहौल था। लेकिन जिस तरह से तेंदुए ने 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया, उससे गांव वालों में आक्रोश है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गांव वालों की शिकायत है कि वन विभाग की टीम ने जंगली जानवरों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीम एक्शन में दिखी, जो रात भर तेंदुए की तलाश करती रही। वन विभाग की टीम ने भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने को लेकर जो बयान संजय निषाद ने दिया, उस पर अब सियासत गरमानी शुरू हो गई है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसमें नीतीश कुमार के साथ मंत्री संजय निषाद को भी निशाने पर लिया गया है। जिस पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है, उसे मंत्री संजय निषाद के आवास के सामने लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं। साथ ही पोस्टर में संजय निषाद के उस बयान को भी कोट किया गया है, जिसको लेकर इतना बवाल मचा है। बता दें कि संजय निषाद अपने इस बयान को लेकर चौतरफा घिरे हैं। वहीं इस पोस्टर में जहां नीतीश कुमार और मंत्री संजय निषाद को टारगेट किया गया है, वहीं अखिलेश यादव को नारी सम्मान की ढाल बताते हुए अंधेरे के दौर में बेबाक आवाज बताया गया है। बता दें कि इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने लगाया है,
जिसमें अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य की भी तस्वीर है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक नकाबपोश चोर महिला छात्रावास में घुस गया और उसने छात्राओं के मोबाइल फोन वहां से चुरा लिए। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। ये नकाबपोश चोर छात्रावास के इसी गेट से अंदर झांकता है और इस बात का इत्मीनान कर लेता है कि अंदर घुसने में उसे कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद वो सीधे हॉस्टल के अंदर दाखिल होता है और छात्राओं के कमरों की गैलरी में चहलकदमी करते हुए जायजा लेता है कि किस कमरे का दरवाजा खुला है। जिन जिन कमरों का गेट उसे खुला मिलता है, आशंका यह है कि उन्हीं कमरों से उसने मोबाइल फोन चुराए और फरार हो गया। इस नकाबपोश बदमाश ने यह घटना बुधवार सुबह तड़के अंजाम दी और भवानी सर्कल के पास बने 2 महिला छात्रावासों को निशाना बनाया। नकाबपोश चोर की सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चुराए गए फोन एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्राओं के हैं। पीड़ित छात्राओं ने पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। कोलकाता से बड़ी खबर है। कोलकाता की एक बस्ती में भीषण आग लग गई है और आग लगने से 5 से 6 घर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। तस्वीरें जो यहां से सामने आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कोलकाता की एक बस्ती जहां पर इस तरीके से आग धधक उठी और कहा यह जा रहा है कि 5 से 6 घर जो यहां पर थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए, राख हो गए। आग किस तरीके से यहां पर लगी है और कितनी भीषण ये अग्निकांड की तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। पूरा धुआं उड़ता हुआ पूरा इलाका जो है वो काले धुएं से भर गया है। अब आग लगने की वजह क्या है इसके बारे में जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता वो आग पर काबू पाने की है। 5 से 6 घर जो पूरी तरीके से जल चुके हैं, ये जानकारी है। ये आग इतनी विकराल थी कि एक साथ कई झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। आसपास आग की लपटें देखकर लोग दहशत में आ गए। वहीं खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी भयानक हो गई थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में कई घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मंत्री सुजीत बोस इस अग्निकांड पर नजर बनाए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के सिवनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घर में भालू घुस आया। लोगों ने समझदारी दिखाते हुए भालू को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने पहुंची तो भालू कमरे में मौजूद एक खिड़की से बाहर निकल गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भालू कमरे में मौजूद है। वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, तभी भालू एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। चले गई। आजा। जिससे दोंदीबाड़ा के लोगों की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद भालू पकड़ में आया था। वहीं वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने में लगी है। बता दें कि भालू की दहशत इतनी ज्यादा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि वन विभाग की टीम ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही भालू को पकड़ लिया जाएगा। चले गई। आजा। ऊपर आजा। स्टूडेंट वीजा पर रूस गए बीकानेर के अजय गोदारा को जबरन यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया। अजय और परिवार ने सरकार से कई बार सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई, लेकिन अंत में अजय तो नहीं आए, लेकिन उनका शव भारत लौटा। किन परिस्थितियों में जैसे भी इनका जीवन समाप्त हुआ है। हम परिजनों के मुताबिक नवंबर 2024 में अजय पढ़ने के लिए रूस गए थे, लेकिन रूस पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। परिवार का आरोप है कि अजय को किचन के काम और सुरक्षित नौकरी का झांसा दिया गया, जबकि हकीकत में उसे सैन्य गतिविधियों में शामिल कर लिया गया था। अजय की मजबूरी और भय उस समय सामने आया जब उसने करीब 4 महीने पहले 2 वीडियो रिकॉर्ड कर भारत में अपने परिवार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। परिजन अफसरों और मंत्रियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब करीब 1 हफ्ते पहले आए ईमेल के जरिए अजय के मारे जाने की जानकारी मिली है। अजय की मौत की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ग्रामीणों और परिजनों ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि किन एजेंट, नेटवर्क या संस्थाओं ने भारतीय युवाओं को स्टडी वीजा के नाम पर
युद्ध क्षेत्र में झोंकने का जाल बिछाया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उस वक्त इंसानियत की मिसाल देखने के लिए मिली जब एक डूबती हुई युवती को दो युवकों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बचा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक पहले अपने कपड़ों की रस्सी बनाते हैं, फिर एक युवक नीचे जाता है, लड़की को हाथ देता है, लड़की उसका हाथ पकड़कर बाहर आती है और दोनों युवक की वजह से इसकी जान बच जाती है। हाँ पकड़ो, बस बस, धीरे धीरे ला। जिन युवकों ने युवती को बचाया उनका नाम दीपेश और सुजल है, जिनकी बहादुरी की हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि इन दोनों युवकों ने न केवल इस लड़की को नहर से बाहर निकाला बल्कि उसे अस्पताल भी ले गए। दरअसल लड़की बबूल की डाली पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब बाहर नहीं निकली तो रोने लगी, जिसके बाद दीपेश की नजर लड़की पर पड़ी। फिर दोनों दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। अगली खबर यूपी के नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 24 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती कार अचानक से यहां आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। दरअसल आग इतनी तेजी से लगी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अच्छी बात यह रही कि कार का ड्राइवर बिना वक्त गंवाए कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, क्योंकि थोड़ी ही देर के भीतर पूरी कार आग का गोला बन गई, जिससे नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास अफरा तफरी फैल गई। गाड़ियों का जाम लग गया। बाद में पुलिस की टीम पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड को बुलाया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर आग बुझाई। ये गाड़ी आकाश नाम के शख्स की थी जो हरौला से हाजीपुर की तरफ जा रहे थे। तभी सेक्टर 24 के पास हादसा हो गया। अच्छी बात ये रही कि आकाश की जान बच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गोरखपुर में अमन का संदेश दिया और मुस्लिमों से नदी की पूजा करने, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से अगर नदी की पूजा करें तो इसमें दिक्कत क्या है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जब हम हिंदू धर्म कहते हैं तो ये मानव धर्म है। दुनिया के किसी भी देश के लोग अपने अपने पंथ को रखकर इसका पालन कर सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमारे लोगों के बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, परिश्रम का स्वागत हो रहा है। हमारे देश की संस्कृति के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। हिंदू समाज में जिनको हमने समाज ने दूर रखा, अछूत करके, निचले करके ऐसे लोगों के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले गोरखपुर के खोराबार में एक हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो वो परेशान होकर मोबाइल की टावर पर चढ़ जाते हैं। इस बार ये घटना मध्य प्रदेश के नीमच से सामने आई है। ये युवक गुस्सा कर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और बिल्कुल कोने पर जाकर बैठ गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो कभी भी कोई भी हादसा हो जाएगा। देखते ही देखते नीचे लोगों की भीड़ लग गई। पहले पुलिस की गाड़ी आई, फिर कुछ अधिकारी पहुंचे। पता चला कि इस युवक का जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है जो पिछले 8 साल से सुलझा ही नहीं है। अब मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद इस युवक ने जिद पकड़ ली कि जब तक उसके विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये टावर से नहीं उतरेगा। हालांकि जब एसडीओ ने इसे समझाया तब जाकर ये नीचे उतरा।